गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जितने लोग जुड़ सकते हैं प्लीज़ जुड़ जाइए। एक छोटा सा सेशन। नमस्कार नमस्कार सूरज, खुश रहो, चिरंजीवी रहो। अन्य लोग भी जुड़े हैं। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन दे दीजिए। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं और शेयर भी कर दीजिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयर करना है। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ वो अपना बता दीजिए कि उनको मेरी आवाज़ आ रही है। तो हेलो या कमेंट सेशन में किसी भी तरीके से वो इंडिकेट मुझे कर दें। और जो लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न भी मुझे इसी के माध्यम से वो लोग पूछ लें, तो मैं थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी होगी मैं वो सारी चीज़ें उन्हें उनके संज्ञान में लाने की कोशिश करूँगा। आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो अधिकांश चर्चा हमारी है वो तथ्यात्मक हम चर्चा ज़्यादा करेंगे। कल हमने काफ़ी चीज़ें बात करी थी, वो लॉन्ग डिस्कोर्स था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऑनलाइन आया था, तो मैंने सारी बातों पर जो मुझे मुद्दों पर लगता था मैंने उन सारी बातों पर अपने भाव व्यक्त किए। कल मैं मान सकता हूँ कि मे बी मेरा जो सेशन था वो भावनात्मक अधिक था। उसका मुख्य कारण ये था कि कुछ न कुछ जो पीड़ा जो वेदना हमारे अंदर भी पैदा होती है, बच्चों की स्थिति या बहुत सारे लोग हमारे भी जो जानने वाले प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी स्थिति को हम देखते हैं, तो इस वजह से वो मनोस्थिति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो मेरी मनोस्थिति नहीं है, वो आज की डेट में उत्तराखंड के हर युवा की मनोस्थिति है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप हर तरीके से देखिए, जहाँ जहाँ आप देख पा रहे हैं, जो आप जिससे आपका संपर्क हो पा रहा है, तो आप जो भी इस माध्यम में आप मीडिया में होंगे तो कहीं ना कहीं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उत्तराखंड का भ्रष्टाचार अभी हर मीडिया या हर चीज़ की जुबान पे है। जहाँ पे जो लोग देख सक रहे हैं तो हर चीज़ लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये मेरे कहने से या कोई ऐसा नई बात मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, बस केवल मैं उसका प्रिस्क्रिप्टिव थोड़े से कुछ एंगल होते हैं किसी बात को समझने के लिए, मैं उन बातों पर चर्चा करूँगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और साथ साथ में शेयर भी कर दें, शेयर करते जाएं। ठीक है, 2 मिनट, एक 1.5 मिनट में हम अपनी बात शुरू करेंगे। केवल 2-3 मिनट का समय में, 1-1.5 मिनट का समय में आपको जुड़ने के लिए, जो नए लोग और जुड़ रहे हैं हमसे, तो शेयर करते जाइए। जितने बच्चों तक बात पहुंचेगी वो हमारे लिए उतना अच्छा है, और उन बच्चों की जानकारी के लिए भी उतना अच्छा है। अभिभावक देख सकते हैं, देखिए कोई एब्यूजिंग कंटेंट हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो वास्तविकता में सोसाइटी के रियल इश्यूज़ है। आज की डेट में देखिए आप मीडिया पे क्या होता है कि आदमी हर तरीके की जो फोड़ता भरी चीज़ें हैं हम उनको तो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर वाकई में जो हमारी, इसलिए तो हमारे समाज की ये हालत हुई है। ये जो आज ये सारी घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जो बच्चों के साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि बाकी सारा दुनिया तो इन फालतू की चीज़ों में सोशल मीडिया में व्यस्त है। तो ये जो आपको रूल करने वाले लोग, जो आपको गवर्न करने वाले लोग, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको कैसे इस्तेमाल किया जाए, और वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको खुद पर हंसी नहीं आती है, लेकिन हमें आती है, ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो स्थिति रियलिटी है हम उसको समझ रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये मेरा नहीं, हाँ विनीत विश्वकर्मा, हाँ आई कैन हेयर यू। शेयर कर दीजिए, जितने जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे हमारी बात सुन पाएंगे तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा। आज बहुत लंबा सेशन आज हम नहीं रखने वाले हैं, पहले ही मैं इसको क्लियर कर दूँ। तो कुछ बातों पर, कुछ जो बातें मैंने आज दिन भर में पढ़ी सुनी, ठीक है ना, उनको जो तथ्यात्मक मैंने जो जानकारी इकट्ठा की, तो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे जो पहला हमारा जो मुद्दा है, देखो ब्रिटिश काल में एक फूट करो राज करो की नीति चल रही थी, उसको वर्तमान सरकारों ने भी किसी न किसी रूप में कंटिन्यू रखा है। कैसे रखा है? देखिए सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को आज की डेट में, ठीक है ना, जो बॉबी पवार भाई ने खड़ा किया, ठीक है, उन्होंने सारे बच्चों से बात करी, बच्चों को इकट्ठा किया, बहुत बड़ा चैलेंज है सर, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं बॉबी भाई का। तो बॉबी पवार भाई के साथ हम बिल्कुल समर्थन में हैं, ठीक है।
तो बॉबी भाई जहाँ पर भी हों, अगर मेरी बात उनको कहीं भी किसी माध्यम से पहुँच रही हो या कोई उनको टैग करे जो मुझे सुन रहा हो, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं। आलोचना से बिल्कुल मत घबराइए। लोगों ने सबको गाली करी है, लोगों ने भगवानों को गाली करी है, लोगों ने गांधी को गाली करी है, तो आपको आलोचना से बिल्कुल नहीं घबराना है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके साथ में खड़े हैं। जैसे जैसे जो भी आंदोलन की रूपरेखा होगी आप उसको तय कीजिए, हम आपको पूर्ण रूप से समर्थन देंगे और हमारा समर्थन हमेशा बेरोजगार संघ के साथ में है। और बीइंग ए इंडिविजुअल, मेरे पीछे कोई 10, 15, 20, 50 लोग भीड़ खड़ी नहीं है। जितने लोगों को मैं समझा पाऊंगा तो मैं उस हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन मैं अपने इंडिविजुअली अपनी बात कहूँ तो मैं बॉबी भाई, जो बॉबी पवार भाई हैं हमारे, उनके समर्थन में पूर्ण रूप से इस बात को कहता हूँ। वो अच्छा काम बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत बच्चों के लिए लड़ने वाला एक आदमी चाहिए। देखिए आज उन्हें बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, उनके लिए भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान उन्हें दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों से इत्तेफाक हम लोग नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि देखिए वो कोई भी बात स्वार्थी होकर के नहीं कह रहा है। उनका सचिवालय में कोई उनके लिए उनका नाम नहीं है लिस्ट में, वो कोई भी बात अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं। बस यही चीज़ है कि ये हमारे दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, जब कोई भी व्यक्ति एक अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको लोग मोटिवेट करने की बजाय पीछे से उसकी टांग खींचना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो बॉबी भाई, जो बॉबी पवार भाई हैं, उनके साथ भी वर्तमान में यही स्थिति मुझे लगता है कि बच्चे कुछ लोग उनको चाहते हैं कि भाई ये आदमी न बोले। क्यों? क्योंकि उनका काम हो जाता, उसके बाद ये आदमी बोलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं होगा, आपके हिसाब से वो नहीं बोलेंगे, उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है और वो बिल्कुल हम उनके समर्थन में हैं। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से अपील करता हूँ कि आप बेरोजगार संघ को आप पूर्ण रूप से समर्थन दें, क्योंकि एटलीस्ट एक वही संस्था है अभी आज के दौर में जो हमारी बातों को जो है बहुत सीरियसली उठा रही है। तो बिल्कुल उनको मेरा आभार है, मेरी तरफ से नमस्कार है। तो अगर वो मेरे से किसी भी तरीके से जुड़ पाएंगे तो बॉबी पवार भाई को भी मैं नमस्कार कहता हूं और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बच्चों की बात को वो उठा रहे हैं। बिल्कुल आप उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब अगले मुद्दे पर देखिए। आज मैं दो चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। आज सुबह सुबह कुछ अखबार के हाईलाइट्स पढ़ते हुए तो एक इंटरव्यू जो है, जो पहले आयोग के जो हमारे पहले सचिव रहे UKSSC की मैं बात कर रहा हूँ, RBS रावत जी का, तो उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ था। तो RBS रावत जी ने दो चीज़ें कही। मुझे जो उस इंटरव्यू बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उसका आपको कुछ हाईलाइट जो जिस्ट मैंने देखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब भाई 2016 में 196 पदों के लिए, जो इससे पहले जो VPDO और वीडियो वाला जो एग्ज़ाम हुआ 2016 में जो पद आए शायद, तो 196 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें कुछ जो एग्जामिनर थे उन पर यह आरोप था कि वो लोग भाई OMR सीट को अपने झोले में लेके घूम रहे थे। ठीक है ना, OMR सीट को झोले में लेके घूमने का मतलब कि बहुत सारे बच्चों से OMR सीट ब्लैंक छुड़वाई गई थी और ताकि वहां आयोग में उनको फिल किया जा सके। और ये बात जो फॉरेंसिक जांच हुई OMR सीट की, वो फॉरेंसिक जांच में भी ये बात बिल्कुल सामने आई कि इस OMR सीट के साथ में छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद 2016 में ही RBS रावत जी ने शासन से जो है इसके जांच की मांग की, जो उनका कहना है। मैं उनके स्टैंड की बात कर रहा हूं, तथ्यों पर बहस करूंगा मैं। ठीक है, ये अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो 2016 में RBS रावत जी ने शासन से उसकी जांच की मांग की, लेकिन हाँ, शासन ने विजिलेंस को जांच दी। समझ रहे हैं आप, क्रोनोलॉजी को समझिए। एक फर्जीवाड़ा होता है, उस पर आरोप लगता है आयोग पर, और उसमें आयोग के अध्यक्ष RBS रावत जी हैं, ठीक है ना, IFS अधिकारी हैं। तो रावत जी ने उस पर, उनको जो लगा या उनकी जो मॉरलिटी उनको अलाउ किया, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि भाई इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो अनियमितताएं हैं और जो मेरे संज्ञान में भी हैं। तो गवर्नमेंट ने उस समय विजिलेंस को जांच दी और उसके बाद में उस भर्ती को आगे चल करके हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। लेकिन वो विजिलेंस की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई कि क्या विजिलेंस ने माना कि भाई कौन से लोग इसमें संलिप्त थे, विजिलेंस ने क्या रिपोर्ट शासन को दी। उस रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है, ना आयोग ने किया ना किसी ने किया। और उसके जस्ट उसी दरमियान रावत जी ने इस्तीफा दे दिया, RBS रावत जी ने इस्तीफा दे दिया। और जब RBS रावत जी ने इस्तीफा दे दिया तो RBS रावत जी ने उसमें इंटरव्यू में इस चीजों को कहा है कि लगभग उधम सिंह नगर में एक ही गांव के 20 बच्चे पास हुए थे। उस वीडियो जो 2016 में 196 पद के लिए हुआ, और जब 2018 में उसका री एग्जाम हुआ तो दो एग्जाम कैंसिल होने के बाद री एग्जाम होने में जो पुराने बच्चों ने जितनों ने पार्टिसिपेट उस एग्जाम में किया था, उसमें से मात्र 8 बच्चे पास हुए। समझिए आप इस चीज को, 196 पदों के लिए एग्जाम हुआ और जितने लोग उसमें पुराने, जिस भी तरीके से वो उनका सेटिंग थी, OMR सीट भरी गई उनकी, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने उसके द्वारा जो है अगली बार में जब एग्जाम होता है तो उस पुराने सिलेक्शन में से केवल पुराने जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन बच्चों में से केवल 8 ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बाकी सारे बच्चे नए सिलेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे 8 सिलेक्ट, तो सिलेक्शन रेशियो क्या है? 196 में से केवल जितने लोगों का
माना गया कि भाई विवाद हुआ तो 196 जो पुरानी भर्ती हुई उसमें से नए जो दोबारा उसके लिए एग्जाम हुआ तो केवल 8 बच्चे निकले। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ा एक मूवमेंट इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इस छात्र आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकारें एक षड्यंत्र कर रही हैं। उस षड्यंत्र की मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं। षड्यंत्र क्या हो रहा है? अब ये कुछ लोगों को ये समझाने में लगे हुए हैं कि भाई हम ज्वाइनिंग, ये मेरे को लगता है मे भी कि हम तुम्हें ज्वाइनिंग तो दे देंगे, हम तुम्हें ज्वाइनिंग दे देंगे और साथ साथ में जो हमारी एसटीएफ वगैरह की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसके आधार पर हम जो कुछ लोग हैं इनको बाहर भी कर देंगे। लेकिन जो सेग्रीगेशन ये करेंगे, जो ये पृथकीकरण करेंगे उनका, वो आधार क्या होगा? इस पर भी तो बात कीजिए आप डोमेन पे, पब्लिक डोमेन में इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि जो आप सेग्रीगेशन करेंगे। और इसमें मैं बहुत सारे, अगर बच्चे कहेंगे तो मैं बहुत सारे जजमेंट कोर्ट कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट के या जो हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, उन्होंने इस मामले में बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं पहले। और दिस इज वेरी ट्रू कि अगर ये केस कोर्ट में चैलेंज होगा तो मे भी सरकार हार जाएगी और हारने के बाद जो है ये भर्ती हाई कोर्ट ही कैंसिल कर देगा। 2016 की भर्ती उसे भी हाई कोर्ट द्वारा ही कैंसिल किया गया। सरकार तब भी तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार तैयार होगी ही नहीं कभी। उसके पीछे कारण है, क्योंकि सरकार कैसे तैयार हो सकती है? सरकार भर्ती कैंसिल करेगी ही नहीं। अगर सरकार का ईमानदारी इतनी सरकार के अंदर होती, सरकार की नैतिकता इतनी स्पष्ट होती, तो बेसिकली बात क्या होती कि इस आयोग में जो पहले आरोप लग रहे थे उसकी जांच सरकार करवाती। जो नई सरकार बनी 2017 में, वो सरकार जांच करवाती और उसके बाद में एक ऐसा प्रारूप तैयार करती कि जिसके आधार पर आगे फर्जीवाड़े की समस्या समाप्त हो जाए। अब इसमें इसलिए आज की डेट में 2 धड़े हो गए हैं। इसमें 2 धड़े कौन है? एक जिनको कि दोबारा जो कह रहे हैं कि भाई हमको ज्वाइनिंग दे दो, ठीक है, उनकी मांग है, वो ज्वाइनिंग ले लें। बच्चे आगे कोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, बच्चे कोर्ट भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको सरकार ज्वाइनिंग दे दे। लेकिन उन ज्वाइनिंग होने वालों को भी मैं ये बता दूं कि उनका भी बहुत ज्यादा फायदा इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये भर्तियां कोर्ट से कैंसिल हो जाएंगी तो तुम्हें एग्जाम तो फिर भी दोबारा देना ही पड़ेगा। क्या सरकार कंटेम्प्ट का केस फेस कर लेगी आपके लिए? ये पॉसिबल नहीं है। सरकार आपके लिए कंटेम्प्ट का केस फेस नहीं करेगी कोर्ट के अंदर। तो अभी क्या है, केवल अभी इनको भी ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हें नियुक्ति दे दी जाएगी, और जो है ये इससे इनकी तारीफ में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे या इनकी पोस्ट पर अब लिखना ये लोग शुरू कर दिए। तो ये मेन चीज है। तो आरवीएस रावत जी ने जो कहा कि इसमें अनियमितता मेरे को कुछ लगी, और उन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे बाद जब मैंने उस पद से त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद में मैंने जो नया बंदा मेरी जगह पर अपॉइंट हुआ, मैंने उसको भी ये बोला कि भैया यहां पर अनियमितताएं हैं, तुम इसकी एक बार जांच पड़ताल कर लेना। देखो, ये प्रशासन में इन चीजों के मायने होते हैं। सामान्य जनता भले ही इन चीजों को न समझे, लेकिन प्रशासन में इन चीजों के मायने हैं। जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने पद को वहां से ट्रांसफर होता है या वो पद को छोड़ता है, तो नए अधिकारी के पास उस पद के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो दोनों के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन होता है, उसके थ्रू उसको जो पहले वाला अधिकारी होता है वो ये बता के जाता है कि यहाँ ये चीजें हैं, इस कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा आदर्श व्यवस्था कोई भी नहीं होती है, मैं यूटोपिया की कल्पना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज को कह रहा हूं कि आरवीएस राव जी ने जब कहा कि भाई इसमें अनियमितता है, तो लोगों ने आगे चलने वाले जो उनकी जगह पर जो लोग आए, जो सचिव आए, जो अध्यक्ष आए, उन्होंने इस चीज को कंसिडर क्यों नहीं किया कि पहले जो हमारा एक सीनियर ऑफिशियल इस बात को कह के गया है कि आयोग के अंदर अनियमितता है, अब वो कह देंगे कि भाई वो लिखित में कह के नहीं गया। प्रशासन में बहुत सारी चीजें लिखित में नहीं होती हैं, ठीक है ना, लेकिन हर चीज, हर एक स्टैंड का जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जनता इसको समझती है। जैसे सीबीआई जांच के मामले में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बॉडी लैंग्वेज था इंटरव्यू में, तो क्या उसको जनता नहीं समझती? तो जब कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर स्पष्ट रूप से कोई बातें नहीं कहते हैं, जब वो कोई चीज कहते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के मायने होते हैं, उनके वर्ड्स के मायने होते हैं, उनके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है उसके मायने होते हैं। उन चीजों को हमें समझना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में जो है मीडिया में इस स्तर पर विश्लेषण मैं कहीं पर नहीं देख रहा हूं। केवल एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है कि हाँ हम किसी से जाएंगे, बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, वो बहुत सारे मीडिया संस्थान, ठीक है ना, जैसे मैं देख रहा था परवज्जन डिजिटल है, भट्ट जी, तो बहुत लोग उठा रहे हैं इस बात को, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी, यानी कि ये मानने का कोई आधार नहीं है कि सरकार की इंटेंशन गलत थी या आयोग की इंटेंशन गलत थी। इसके मानने के बहुत सारे आधार हैं। इनके आधार पर इनको लग रहा है कि हमारी मंशा खराब नहीं थी, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूं, जब आयोग के सचिव या इतने सारे इनके ऊपर क्वेश्चन उठ चुके थे, तो इन्होंने क्या, अगर इनसे आज की डेट में ये पूछा जाए कि जो 2016 में, 2017-18 में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स को एश्योर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए, तो कोई आंसर इनके पास में नहीं है। तो पहला चीज ये। तो मैं इस
पहला ये रावत जी के इंटरव्यू का उल्लेख कर रहा हूं, और दूसरा जो एक बात का मैं उल्लेख कर रहा हूं वर्तमान में, जो इन छात्रों को, जो छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो ये बाइफर्केट कर रहे हैं इस आंदोलन को, तो इस बाइफर्केशन के मायने क्या है, फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? बॉबी पवार के बारे में गलत गलत लिखवाओ, ठीक है, जो लोग बात करने वाले हैं उनके बारे में गलत गलत लिखवाओ, तो हर नेता के समाज में या हर व्यक्ति के जो एक ऐसे पद को धारण करता है, वो प्रशासनिक पद को धारण करे किसी, या वो किसी राजनीतिक पद को धारण करे, उसके पास ऐसे लोगों का बाहुल्य होता है वो कि अपनी कुछ न कुछ भीड़ या अपने कुछ न कुछ लोग आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे, वहां पे मैं आपको कमाल की बात बताऊं, वो छोड़ते हैं। और इसलिए मैं सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं कि मेरे ऊपर कल हेट स्पीच का भी मुझे किसी ने एक ने धमकी दे दी कि आपके ऊपर हेट स्पीच का जो है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अब लेकिन जो धमकी देने वाले हैं वो भी बेवकूफ हैं, उनको ये नहीं पता कि कानून में हेट स्पीच लिखा क्या है, भारत में हेट स्पीच किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट केस में क्या डिसीजंस हैं। तो मैं उसको कहा भाई मैंने हेट स्पीच का मुकदमा कर दीजिए, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हेट स्पीच नहीं है, ये जो आर्टिकल 19 हमको जो फ्रीडम दे रहा है हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो हम किसी पे आक्षेप या किसी की भावना भड़काने का, हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिक थिंग। तो कौन सी चीज किस में आती है पहले पता भी तो होना चाहिए। तो अब इन दोनों के आंदोलन का फूट जो पड़ेगी, जो कुछ छात्र जो धरना प्रदर्शन करेंगे किस चीज को लेकर के कि हमको ज्वाइनिंग दे दी जाए, तो वो अब जब बेरोजगार संघ आंदोलन करेगा कि सीबीआई जांच हो या जांच के मामले में, तो ये लोग उस धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। तो अल्टीमेट नुकसान किसका होने वाला है? छात्रों का। जो लास्ट में नुकसान होने वाला है वो उन्हीं युवाओं का होने वाला है। देखो कुछ ये तो राजनीतिक, इनके पास तो देखिए जब सत्ता के पास शक्ति होती है, उसके पास धन की शक्ति होती है, तो वो किसी भी चीज को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखती है। और इस बात का इतिहास गवाह है। जब इतिहास हमने पढ़ा है, हम इतिहास के छात्र रहे, तो हम इस चीज को जानते हैं। और लेकिन उन लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूं, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय बैटल ऑफ प्लासी में लड़ने वाले से जो ज्यादा लोग थे वो बाहर से देखने वाले थे। परिणाम क्या हुआ? भारत गुलाम हुआ। 1757 बैटल ऑफ प्लासी में जितने लोग लड़ने वाले नहीं थे उस मैदान में, प्लासी में, उससे ज्यादा लोग जो बाहर से तमाशा देख रहे थे वो थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तुमने अपने 200 साल गुलामी देकर के चुकाई। इतिहास से सीखो, इतिहास रटने के लिए नहीं है। इतिहास इसीलिए कंपटीशन के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो पास्ट की घटनाओं को समझें, हमारे ये पूरे सिस्टम के मैकेनिज्म को समझें। तो क्या आपको क्या लग रहा है, आज की डेट में एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, कमीशन को मीट भात रिश्वत को रह लो, ठीक है, भंडकर ना सपोड़ अब कतिका खेलो। यानी कि जो ये कमीशन का मीट भात और ये रिश्वत का जो ये सारा हलवा खा रहे हैं ये लोग, तो ये कहां से, कैसे संभव है ये? तो इनको तो देखिए, इसीलिए मैंने एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी आज इंटरव्यू आया था प्रवचन डिजिटल पे, मैंने उसको भी देखा, तो मैंने उसमें उनकी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा तो ये गाना उन्होंने बहुत पहले लिखा है, लेकिन मैं इस गानों से 2 उदाहरण आपको देता हूं, आप इसको समझिएगा। गणरत्न नेगी जी जो जिन मुद्दों पर लिखते हैं वो वाकई में बड़े समाज के मुद्दे होते हैं, आप उनको सुनिएगा भी। वो बिल्कुल जो जनता के इश्यू हैं उनको वो हाईलाइट करते हैं हमेशा। तो मैंने ये चीज उनके अंदर देखी है, नेगी जी के अंदर। तो 2002 से 2007 तक राजनीतिक घटनाक्रम समझा रहा हूं। 2007 तक किसकी सरकार थी? नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। नारायण दत्त तिवारी जी ने, देखो काम हुए, बजट दिए गए, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत दबाव था, नया नया राज्य बना था, तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को बहुत सारे पद बांटे। इसीलिए लाल बत्ती उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा मिली आज तक, अगर जो लोग इस राजनीतिक घटनाक्रम पे जानकारी रखते होंगे, तो जो सबसे ज्यादा लाल बत्तियां उत्तराखंड में बांटी गई हैं वो तिवारी जी के शासनकाल में बांटी गई हैं। समझ रहे? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उस समय गाना बनाया नौछम्मी नारायण। आप इसका पढ़िएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि राजनीतिक आंदोलनों को, जो लोग, हमारा साहित्य है, वो हमारी लोक संस्कृति है, या जो हमारा लोकगीत है, वो कितना प्रभावित करते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना बनाया नौछम्मी नारायण, और नौछम्मी नारायण को उस समय कांग्रेस ने बैन करा। मुझे आज भी याद है, हम छोटा हुआ करते थे, नौछम्मी नारायण गाना उस समय कांग्रेस सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि बिल्कुल जो घटनाक्रम नारायण दत्त तिवारी जी के समय में हो रखा था, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने हूबहू गाने में उतार दिया। और नौछम्मी नारायण गाना आया 2007 में कांग्रेस की सरकार साथ। आप समझिए कितना वो है।
2007 में कांग्रेस की सरकार साफ हो गई, 2007 में दोबारा से जब चुनाव होगा, ठीक है, जो दूसरा विधानसभा चुनाव होगा उत्तराखंड का, तो खंडूरी जी मुख्यमंत्री बन करके आएंगे, ठीक है। अब खंडूरी जी की घटना मैंने कल आपको बता दी। खंडूरी जी की ईमानदारी बीजेपी के ही कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, तो खंडूरी जी को तो इन्होंने, खंडूरी जी का श्राप लगेगा बीजेपी को। ये अगर ये बात सत्य है कि हमारी संस्कृति में अगर ये श्राप जैसी कोई चीजें होती हैं तो उनका श्राप इनको लगेगा, ठीक है। तो ये जोक से अपार्ट बात है। तो कहने का मतलब क्या है, और उसके बाद दूसरा घटनाक्रम तुम्हें बताता हूं। फिर जब खंडूरी जी के 2-2.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद, मेरे ख्याल से 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, तो 2009 में लोकसभा चुनाव होने के बाद में उत्तराखंड में बीजेपी 2009 में 5 की 5 लोकसभा सीटें हार गई। और 5 की 5 जब लोकसभा सीटें हारी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी खंडूरी जी ने लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पढ़िएगा जरा आप इस राजनीतिक घटनाक्रम को, जो कोई पत्रकार बनकर मुझे सुन रहे हो तो वो भी इसको थोड़ा रिसर्च करें। तो खंडूरी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पर इस्तीफा दिलवाया गया। मैं 2 सिचुएशन आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बहुमत में थी, तो 1-2 निर्दलीय विधायकों के साथ में, तो लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं था। उसके बाद मुख्यमंत्री बनते निशंक जी। अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, तो ये गाना आप यूट्यूब पर जाके सुन लेना कि जो ये कमीशन को मीट भात रिश्वत को रेलो वाला गाना बनाया है, ये गाना बना 2012 में बीजेपी की सरकार साफ हो गई। आप समझिए इस घटना की क्रोनोलॉजी को। 2 गाने बनाए हैं नरेंद्र सिंह नेगी ने, पहले नारायण तिवारी की सरकार में नौछम्मी नारायणा, और दूसरा बीजेपी के शासनकाल में ये कमीशन को मीट भात रिश्वत को रेलो रे। तो 2012 में किसकी सरकार साफ हो गई? बीजेपी की सरकार साफ हो गई। इसलिए कांग्रेस की सरकार 2012 में फिर से बनी। जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार में जो 5 साल में लोगों ने उत्तराखंड में घटनाक्रम देखा, उस घटनाक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों का इतना उसमें ह्रास हुआ। जिस तरीके से जो घटनाक्रम सारे चले, जिसमें कि दोनों पार्टियां, देखो, लड़े हाथी लड़े चाहे खुश हो। आप मेरे इस मुहावरे का अर्थ समझिएगा। हाथी चाहे लड़े चाहे हाथी खुश हो, नुकसान हमेशा खेत का होगा। खेत तो पिसेगा। इस बात से मतलब नहीं कि हाथी लड़ रहे हैं या हाथी खुश होकर आपस में मस्ती कर रहे हैं। तो खेत कौन है? जनता। और हाथी कौन है? राजनीतिक पार्टियां। तो ये चाहे खुश हों या आपस में लड़ें, इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो किसको है? वो जनता को है। तो ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट को बाइफर्केट करने की बड़ी कोशिश हो रही। तो इसीलिए नेगी जी के उस इंटरव्यू में मैंने एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को आगे आना होगा अगर ये चीज यहां नहीं रोकी गई तो। देखो, बड़े सम्मानित आदमी हैं, बड़े ऐसे लोगों के विचारों का बड़ा महत्व होता है। अब कुछ लोगों को शायद ना हो, कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि कुछ लोगों के विचारों का बड़ा महत्व होता है। तो नरेंद्र नेगी जी वन ऑफ देम। तो उन्होंने बड़े तटस्थ होकर के इस बात को कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को अभी आगे आना होगा। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड का युवा जागृत हो रहा है, जैसे ही उत्तराखंड का युवा संगठित हो रहा है, तो इसे कमजोर करने के षड्यंत्र इन राजनीतिक रेवड़ियों द्वारा दी जा रही हैं। तो सिंपल सीधी बात। तो मैं उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, अगर आपके अंदर योग्यता है, हम ये नहीं मान रहे कि आप अयोग्य हैं। हमारा प्रश्न चिन्ह आयोग की कार्यप्रणाली पर है, हमारा प्रश्न चिन्ह भ्रष्टाचार पर, हमारा प्रश्न चिन्ह आपकी योग्यता पर नहीं है। वो इस बात को समझें। हम केवल इस व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, हम आपको नौकरी से हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। अगर ये भर्ती कोर्ट से भी कैंसिल हो जाएगी तो आपका राजनीतिक हासिल कुछ नहीं है। और वो जो आज बेरोजगार भाई इस सारे संगठित होकर के आवाज उठा रहे हैं, कल वो आपके लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो इससे बड़ा इसका नुकसान दोनों ये युवाओं में जो दोफाड़ करने की कोशिश हो रही है, इस दोनों युवाओं को होगा। तो मैं उन लोगों को ये चीज समझा देना चाहता हूं, ये एक मूवमेंट है। आप यहां पर कुछ समय यूनिटी दिखाइए, आप देखिए चीजें बहुत सारी जल्दी चेंज होने लगेंगी। ठीक है, देखिए, अब ये चीज आज की डेट में आप धामी जी को भी समझ में आ रही है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी समझ में आ रही है कि चीजें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सब अब ये दिक्कत क्या होगा कि सब उनके समय पर बाहर आ गया है। ये ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था उससे पहले आदर्श थी। अब लेकिन अब इससे धामी जी की कुर्सी भी खतरे में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पार्टी के अंदर ही अभी भी एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है बीजेपी के अंदर जो धामी को हटाने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो समझिए। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी ये बात कहना चाहता हूं कि महोदय, आप सीबीआई जांच के आदेश दीजिए, आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए, और जो भी इसमें सफेद भेड़ें, काली भेड़ें जितनी हैं, इनको सब, इनकी संपत्ति जब्त कीजिए, इनकी संपत्ति कुर्क कीजिए। आपको जनता
सहृदय स्वीकार करेगी, आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो राजनीति आपकी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। क्योंकि आज की डेट में समय बदल रहा है, युवा ज्यादा पढ़ लिखने आज की डेट में युवा ज्यादा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, राजनीतिक चेतना का असर अधिक ज्यादा है। यहाँ आप कुछ लोगों को लगता होगा कि सड़क पर आके हल्ला नहीं हो रहा, देखो आज की डेट में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ही वोट मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, ये सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। तो ये बच्चे जो ये आज कल की डेट में ये वोट करने वाले हैं, तो इनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन खड़ा मत कीजिए कि आपको इनको नेग्लेक्ट करना पड़े, आपको इनको अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स से हटाना पड़े। तो इसका अल्टीमेटली फायदा किसी न किसी व्यक्ति को होगा, जो नई पार्टी जो भी अस्तित्व में आएगी। दूसरा एक ध्यान और जगह, एक घटनाक्रम और दूसरा घटनाक्रम देखिए, आज मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं इंटेंशन को, लेकिन जो मुझे लगता है, ठीक है, मैंने जो समझा, हमारे उत्तराखंड के डीजीपी महोदय ने ये फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी कि जो आरोपी हैं इनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज उसमें थोड़ा सा मैंने देखो, ये जो बड़े लोग जो बातें करते हैं इनके मायने होते हैं, ये कोई ऐसी बात आसान भाषा में नहीं कही जाती, तो सोशल डिस्कोर्स में इन चीजों को समझना पड़ता है। बड़ा आदमी कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कहता, उसके हर पोस्ट के हर बात के मायने हैं, तो उस बात को समझने की बात है। तो उन्होंने केवल जो अपराधियों की बात की, लेकिन जो हाईलाइट किया वो केवल एक व्यक्ति को किया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी अगर उस पोस्ट को आप फॉलो करते होंगे डीजीपी महोदय को, तो करते ही आजकल सब लोग प्रशासन में विभिन्न जो पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनको, तो आप उसमें पढ़ेंगे तो आप जाके एक चीज देखिएगा, ये एसटीएफ ने लगभग 28-29 गिरफ्तारियां कर ली हैं। उन्होंने एक ही व्यक्ति का फोटो डाला जो है शशिकांत सिंह, ठीक है। अब इसके पीछे का जो मैं समझ पा रहा हूं कि इसके पीछे क्या कारण है कि वो डीजीपी महोदय जो है उसी व्यक्ति का फोटो डाल रहे हैं। देखिए, क्योंकि जितने भी व्यक्ति इससे पहले, देखिए ये इसमें 3 बड़े खिलाड़ी हैं, ये बाकी सब इनके दाएं बाएं के प्यादे हैं। इसमें जो असली 3-4 बड़े खिलाड़ी हैं, जो 29 लोग पकड़े गए हैं, आप ये मत समझिए कि 29 लोगों का बड़ा संगठित गिरोह है। इनके मालिक इन्हीं 29 में से 3-4 लोग हैं, ठीक है ना। और आप मेरी बात को फैक्ट चेक कर लीजिए, उन 3-4 लोगों में जो ये जिसकी बात डीजीपी महोदय कर रहे हैं शशिकांत की, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके अभी तक किसी राजनीतिक या ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो कोई ऐसा चीज वायरल नहीं हुआ है, या प्रत्यक्ष रूप से जिसके किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ में संबंध उजागर नहीं हुए हैं। तो क्या ये उसको इसीलिए सारा ये खेल करके ये केस उसी के मत्थे मड़ करके बाकियों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है? तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए? क्योंकि हाकम सिंह के गिरफ्तार होने पर डीजीपी महोदय ने कोई पोस्ट नहीं डाली, रामनगर वाले मंडल के गिरफ्तार होने पर डीजीपी महोदय ने कोई पोस्ट नहीं डाली, ठीक है। दिनेश चंद्र जोशी के गिरफ्तार होने पर डीजीपी महोदय ने कोई पोस्ट नहीं डाली। लेकिन शशिकांत गिरफ्तार होता है तो डीजीपी महोदय पोस्ट डाल करके, और उत्तराखंड पुलिस का जो पूरा सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल है, जो उनका फेसबुक चैनल है, उस फेसबुक पर भी केवल उत्तराखंड पुलिस ने इन्हीं के बारे में जानकारी शेयर की। तो इसको क्या समझा जाए? क्या ये हाकम सिंह के साथ जो फोटो वायरल हो रहे हैं उन बातों के मायने हैं, उन बातों के कुछ राजनीतिक मायने हैं? ये समझने वाली बात है, क्योंकि फोटो हाकम सिंह के जिन के साथ वायरल हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हाकम सिंह और मंडल के बारे में वो स्पष्ट रूप से कुछ भी लिखने से बचना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि इनके अंदर बहुत सारे जो खेल हैं, जो ये खेल करने वाले जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये गेम को सारा बदल करके लास्ट में ऐसा ना हो कि सारे क्राइम का पूरा सरगना एक व्यक्ति को ठहरा दिया जाए और उसके मत्थे सारी चीजें मड़ करके बाकी लोगों को केस। देखो, जो व्यक्ति कानून का जानकार है, जिसने लॉ पढ़ा है, वो जानता है कि पुलिस कितनी तरीके से केस मैनिपुलेट कर सकती है। बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब मैं इस चीज को यहां पर सोशल मीडिया पर नहीं ज्यादा जाहिर करना चाहता हूं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से वहां पर चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। मैं एक लॉ का छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या मैनिपुलेशन होता है जब प्रोसिक्यूशन और ये सारी बातें कोर्ट में होती हैं। तो ये सब चीजों के मायने हैं। तो क्या इसके मायने ये समझे जाएं? और वाकई में अगर इसमें विशुद्ध रूप से जांच हो रही है, तो मैं निवेदन करूंगा अगेन, उन सारे बच्चों के नाम जो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिन्होंने ये पैसे दिए हैं, जितने ये बच्चे अभी तक एसटीएफ ने आइडेंटिफाई किए हैं, इनकी सूचना को सार्वजनिक किया जाए। क्यों? क्योंकि जनता को भी जानने का बिल्कुल अधिकार है कि जो ये काले भेड़ और सफेद भेड़ हैं, ये कौन कौन है, ये कौन कौन लोग इतना लाखों करोड़ों रुपए खा करके सब ये गेम करने में लगे हुए हैं और ये बच्चों के भविष्य को चौपट करना चाह रहे हैं। ये लोग कौन कौन है, इनको ये बिल्कुल देखना होगा। तो इस पर बिल्कुल एक सरकार का स्पष्ट स्टैंड होना चाहिए कि हम क्या पॉलिसी रखते हैं। अब
दूसरा मैं एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जो ध्यान जिस चीज पर बच्चों का ले जाना चाहूंगा, देखो विपक्ष की जहां तक हम बात करें, विपक्ष में केवल एक व्यक्ति हैं, भुवन कापड़ी जी, जिन्होंने इसको मामले को बड़े जोर शोर के साथ में उठाया है। भुवन कापड़ी जी ने इस मामले को जोर शोर के साथ में सदन में उठाया और वो सड़क पर उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो इस चीज को लेकर के बड़े अकेले प्रतीत होते हैं। तो बाकी जो रावत जी की सरकार के समय में जिन्होंने सारी मलाई चाटी है, सब चुप हैं, सब चुप हैं। सोचने वाली बात है। 70 विधायकों में से उत्तराखंड में 2 विधायक केवल इस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और शायद गंगोत्री के विधायक का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो केवल एक विधायक, खानपुर का विधायक जो है हमारे उमेश कुमार जी, केवल वो इस बात को कर रहे हैं कि भाई हाँ क्या क्या चीजें इस घटनाक्रम में। केवल एक विधायक की हिम्मत है जो खुलकर बोल पा रहा है इस पूरे उत्तराखंड के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। बात को आप समझ रहे हैं मेरी? तो और एक क्या बोलते हैं, भुवन कापड़ी जी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के भी राष्ट्रपति को भी आज पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। तो इनमें दोनों विधायकों का जो है, छात्रों की ओर से इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि ये लोग हमारी बात को कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ साथ में मैं उन छात्रों को यह भी अवेयर करना चाहता हूं कि जो ये 68 विधायक बाकी हैं, तो अगली बार इनका भी ध्यान रखिए। ये कौन है जो आपके हितों के लिए आज नहीं बोल रहे हैं, ये इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो समझिए इस बात को। हमारा किसी से कोई, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम तो छात्र हैं। हम लोग ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं कि भाई जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा। आप हमारा पूरा कोई ना, आप हमारा पूरा सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ मीडिया प्रोफाइल में। हम किन्हीं ऐसी राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, और नहीं आज हमारा कोई राजनीति करने का आज भी इरादा है। हम केवल इस बात को कह रहे हैं कि जितने लोग, जितने बच्चे ये जो एग्जाम दे रहे हैं, इनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ न होने दें। सरकार इस बात की एश्योरिटी दे, लेकिन सरकार इस मामले में फेलियर दिखाई दे रही है। तो ये स्टूडेंट्स को बाइफर्केट करने की जो फूट डालो और राज करो की नीति इनकी चल रही है, इसको सारे स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है। आप प्लीज अभी केवल आधे 1 साल के लिए अपने निजी स्वार्थों से ग्रसित होकर के ऐसा मत कीजिए। कोई भी आंदोलन, पूरा इतिहास इस चीज को सिखाता है हमें, कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसके पास लीडर ना हो, जब तक उसके पास नेता नहीं होगा। अगर आपके पास नेता नहीं होगा, आज आपको इतना अलग किया गया है, कल आपके बीच में से कुछ लोग अलग कर दिए जाएंगे, आपकी भीड़ भी पूरी तितर बितर कर दी जाएगी। आप ये मत समझो। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स की चीजों को नहीं जानते हो बहुत ज्यादा, कि पॉलिटिक्स में क्या क्या गेम्स होते हैं बड़े बड़े। तो ये उन बड़े गेमों में से एक, जो ये बड़े गेम्स हो रहे हैं, उन बड़े गेम्स में से ये एक गेम है कि स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो, एक ही माँ को देखो 1857 में अंग्रेजों ने भी यही किया था। उन्होंने यही कहा था कि भारत में जो ये 1857 की क्रांति हुई है, इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार हैं। ये वही नीति है। आप क्या सोच रहे हो? ये पूरी औपनिवेशिक नीति से सरकार चल रही है। समझने वाली बात है। तो क्यों ये लोग खुल करके नहीं बोल रहे? मेरा बस केवल इस बात से हुआ। स्टूडेंट सब, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है। क्या हम नहीं जानते? हम पॉलिटिकल, क्या हम समाज में हैं तो हम क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं जानते? हम उनसे नहीं जानते। वो भी अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा है। आप क्यों उस जो व्यक्ति आज राजनीति में आकर के कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है कंट्री के लिए, आप क्यों उस आने वाले व्यक्ति के लिए भी राजनीति को गंदा बना करके जा रहे हैं? ये सोचनीय प्रश्न है। वो हर बीजेपी का कार्यकर्ता क्या अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाता? कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ाता? क्या उनके दर्द नहीं है? उनके बच्चे एग्जाम नहीं देंगे? क्या केवल ये जो 70-80 विधायक हैं, इनमें से क्या 1-2 विधायकों के या 1-2 मंत्रियों के बच्चे ही इतने योग्य होंगे? बाकी 70 के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा? सबको। तो इस चीज का लॉजिक क्या है? इसका कोई तो आधार आपका होना चाहिए कि आप जिन चीजों को कह रहे हैं कि सारी की सारी चीजें, तो ये ऐसे नहीं होगा। मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बात को कह रहा हूं, प्लीज बाइफर्केट मत होइए। अगर आज ये छात्र बट गए इस उत्तराखंड का, अगले 20 और 50 साल के लिए आप भविष्य भूल जाइए, अंधकारमय है, खत्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप समझिए सिचुएशन को। ये हम जैसे लोग अगर आज बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि जिनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, जो कभी सोशल मीडिया पर नहीं आते, जो सोशल मीडिया को अवॉइड करते हैं, अगर हम जैसे लोग अगर आज बोलने पर मजबूर हैं, तो मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं। हम सोशल मीडिया से हमारा कोई संबंध नहीं, हम केवल इस चीज के लिए आज सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझा पाए। बच्चे कहां कहां से एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। चमोली,
उत्तरकाशी, कल भी मैंने इस चीज़ की बात की थी, पिथौरागढ़, ऐसे ऐसे गांव हैं सर। चमोली में रिसेंटली मैं अभी चमोली जब गया था, मैं चमोली जाता रहता हूँ क्योंकि बचपन की एजुकेशन पूरी वहाँ है, बचपन वहाँ कटा है, तो बड़ा अच्छा मुझे चमोली लगता है। तो मैं वहाँ गया था। चमोली में इतने इतने दुर्गम क्षेत्र हैं, जोशीमठ से ऊपर, सलूड़, डुंगरा, सेलंग, मलारी घाटी, गमसाली, नीति, उत्तरकाशी में नेलंग, जादू, ऐसे इंटीरियर ऐसे रीजन है जहां आज भी नेटवर्क का आना मुश्किल है। वो बच्चा वहां से पढ़ने आ रहा है और उस बच्चे के साथ आप इतना इंजस्टिस कर रहे हैं। मेरे को इसलिए दर्द है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूं जो संसाधन संपन्न है। भाई जिसके पास ऑप्शन है उसके पास, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे जिनके पास ऑप्शन नहीं है। उत्तराखंड में सर ये जो सरकारी एग्जाम है, ये नौकरी पाने का बहुत बड़ा साधन है। कहां से, अगर उत्तराखंड की आप इकोनॉमी देखिए, मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था उत्तराखंड को हम क्यों कहते हैं? उत्तराखंड की जो सारी की सारी इकोनॉमी है, वो मैक्सिमम जो लोगों की अपनी इंडिविजुअल इकोनॉमी है, वो इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति को अगर एक परिवार में सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनकी एक पीढ़ी शिक्षित हो जाती है सर। और उस अगली पीढ़ी में से भी अगर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो अगली पीढ़ी को और अच्छा चला पाएगा। आप इनके साथ इतना इंजस्टिस क्यों कर रहे हैं? जिनके पेट पहले से भरे हुए हैं, जो वही लोग नौकरी पा पाएंगे, तो क्या सोशल अनइक्वलिटी नहीं बढ़ेगी? क्या इकोनॉमिक अनइक्वलिटी नहीं बढ़ेगी? सोचिए, आप भी अगर एक थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान आप लोग रखते हैं तो क्या ज्यादा अनइक्वलिटी नहीं बढ़ेगी? आर्थिक असमानता बढ़ेगी सर। अगर केवल पैसे वाला व्यक्ति ही नौकरी प्राप्त कर पाएगा तो गरीब व्यक्ति के लिए तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये तो आप समाज में एक ऐसी क्रांति के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं सरकारें, जो क्रांति लास्ट में इनको ही ले डूबेंगी। इनके लिए भी सीखने का विषय है ये। केवल मैं ये विश्लेषण में जो सारी घटनाओं का कर रहा हूं, मैं इसी मकसद से कर रहा हूं कि सारे लोग इस बात को समझें ये घटनाक्रम चल क्या रहा है। ये विश्लेषण बहुत आवश्यक है ताकि लोग चेतन हो। हमारी किसी राजनीतिक दल से कोई शत्रुता नहीं है, हमारा किसी से क्या संबंध है। हम केवल इस बात को कहना चाह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को तो अपहोल्ड करे। वो सरकार केवल एक जो हमारा संवैधानिक लोकतंत्र है, जो हमारी संवैधानिक अखंडता है, उसको तो अपहोल्ड कर पाए। क्या ये इनका कन्फेशन नहीं माना जाना चाहिए? जो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हाँ मैंने नियुक्तियां दी, इनका क्या तदर्थन नियुक्ति के लिए कोई नियम नहीं बने हुए हैं? समझिए इस बात को। और आज तो इसका एक और एंगल समझ में आ रहा है कि भाई उसमें आरएसएस के लोगों को भी, कई लोगों को नियुक्ति दी गई है। अब वो पोस्ट न जाने कितनी सही है कितनी गलत है, बच्चे उसका फैक्ट चेक करें, तो उसमें ये भी चीज जो संज्ञान में आ रही है कि आरएसएस के लोगों को भी उसमें बहुत सारे लोगों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें से कई प्रांत प्रचारक जो इनके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग भी शामिल हैं। तो मैं सर कॉलेज के टाइम पे मैं भी आरएसएस से संबंधित रहा हूं, आरएसएस की शाखाएं हमने भी करी हैं। क्या आरएसएस आज की डेट में इतना स्वार्थी संगठन हो चुका है? जिस आरएसएस ने भारत को बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, आज के जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिस आरएसएस ने इतने बड़े बड़े लीडर्स भारत को दिए हैं, क्या वो आरएसएस आज की डेट में इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है? आरएसएस को भी इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये उनकी भी इमेज का सवाल है कि बिल्कुल उनको ये वो बताएं कि नहीं हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर है तो वो भी इस जांच के लिए खड़े हों, क्योंकि संघ की मर्यादा को आज भी लोग सर सम्मान करते हैं उसका। बीजेपी का भले ही कुछ लोग बीजेपी को मानते हो न मानते हो, लेकिन कुछ बहुत सारा आज भी ऐसा वर्ग है जो संघ को एक राष्ट्रीय मंच के रूप में देखता है, वो उनसे प्रभावित है। तो इस बात को समझने की बहुत सारी जरूरत है। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या इन लोगों को ये बचाया जा रहा है, इस पर जनता विचार करे। सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लीज, मेरा आपसे ज्यादा मैं लंबा सेशन को नहीं करूंगा, मैं बाकी फैक्ट्स, मैं रोज 9 बजे लाइव आऊंगा, आधा घंटा 45 मिनट के लिए, रोज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगा, ठीक है। हाँ, पंकज बरगली लिख रहे हैं, मैंने भी पहले समूह गौ वीडियो की तैयारी की, लेकिन देखिए आपके जैसे लोग काफी लोग हैं जिनका मन हट गया है, ठीक है। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं, संगठित हों और बाइफर्केट ना हो छात्र प्लीज। आज की डेट में अगर छात्र बाइफर्केट हो जाएंगे, छात्रों में 2 धड़े हो जाएंगे, तो इस आंदोलन की राजनीतिक मृत्यु तय है। और अगेन मैं कह रहा हूं, बॉबी पवार को एलिगेशन मत लगाओ। एक व्यक्ति आपके लिए आवाज उठा रहा है तो आप उसको पर्सनली जाकर के अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज मत कीजिए, गलत है। वो व्यक्ति भी इनसे जाके ये तो चाहते ही है
अगर वो व्यक्ति भी इनसे जाके सेटिंग कर ले, ये उसको भी एक नौकरी दे दें और वो चुप हो जाए। लेकिन वो उसका थोड़ा सा, अगर वो इतना बोलने की हिम्मत रख रहा है तो आप सोचिए, ये लाइजनिंग होती है। ये सब जितने भी ये भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, जो लोग जितने आज की डेट में ये पुलिस की गिरफ्त में हैं, ये सब पॉलिटिकल लाइजनर तो ये हैं। ये सब पॉलिटिकल लाइजनिंग का तो काम करते हैं। इनके सब राजनीतिक आकाओं से ऐसी तो संबंध है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, इनके काम सारे होते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। कौन इस बात को नहीं जानता है? सब लोग इस बात को जानते हैं। इसीलिए जो अभिभावक भी हैं भाई, जो लोग रिटायर हो गए, अगर उन तक भी मेरी बात पूछ रही, तो आपके पास काम क्या बचा है रिटायरमेंट का दिन? बच्चों के लिए बोलो। आप लोग घर में रह करके इन बच्चों के लिए बोलिए, आपकी बात पहुंचेगी। क्योंकि आपने इस देश के 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां देखी हैं, तो आपकी बात का प्रभाव होगा। तो मैं इसलिए उन गार्जियन से भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज को उठाएं। अगर आज अभी नहीं उठाएंगे तो ये बहुत देर हो जाएगी। देखिए, हम अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम जैसे बहुत जो चंद लोग जो इस बात को प्रखरता के साथ में उठा रहे हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हम लोग भी 2-4 दिन में बोलना बंद कर देंगे और फिर ये इस चीज की मृत्यु तय है। और हम सबके पास में अपने अपने अपॉर्चुनिटी है, अपने अपने साधन है, लेकिन लोग वो हैं जो सबके हित के लिए बात उठाए। तो हम सबके हित की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जिन मुद्दों पर मैंने आपसे बात की। जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं रोज चर्चाएं लेकर के आया करूंगा। तो आज के जो 2 प्रमुख मुद्दे थे, तो इस बात पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि क्या ये जो जितने लोग ये पकड़े गए हैं, क्या लास्ट में ये तैयारी है कि सबका आरोप एक आदमी के मत्थे मढ़ करके, ये सारा आरोप एक आदमी के मत्थे मढ़ करके। देखो, अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं विभागीय पॉलिसी पे भी चर्चा अगर करने पे आ जाऊं कि सरकारों ने विभागों के सिस्टम को कितना पंगु बना रखा है, कितने इनके विभाग लॉस में चल रहे हैं, रेवेन्यू की क्या स्थिति है, ठेकेदार बर्बाद हो गए हैं, क्या इनकी पॉलिसी है, सबका दर्द हम जानते हैं। हम सड़क पर चलने वाले लोग हैं। हर वर्ग का आदमी हमारा मित्र है, हर वर्ग का आदमी हमारे साथ बैठता है। किसकी क्या समस्या है, हम बहुत, अगर हम इन सारी बातों को भी उठाने लगेंगे तो उसका समय बहुत अलग है। तो मैं इतनी बातों में डिस्कोर्स में जाना नहीं चाहता हूं। हर आदमी परेशान है। और रही जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो आज की डेट में इस बात को कह रहे हैं। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं सीबीआई जांच इंक्वायरी कर दी? आपने चलो एसटीएफ की जांच भी क्यों नहीं बैठाई? हाँ, क्या हम नहीं जानते बीजेपी के अंदर भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 2 चीजें प्रचलित हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कुछ लोगों का कहना था बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं का कि भाई कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, तो बड़ा असंतोष था। और उस असंतोष वर्ग के नेता कौन थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, वो भी हम जानते हैं। उन नेताओं ने साफ साफ ये बोला कि भाई अगर ये आदमी मुख्यमंत्री रहेगा तो हम सरकार को समर्थन नहीं दे रहे। वो जितने विधायक 10, 20, 15 लेकर के वो बैठे हुए थे। अब आने के बाद, धामी के आने के बाद कार्यकर्ताओं का काम होने लगा है। तो किनका काम होने लगा है? यही तो ये जो ये विधानसभा में नियुक्तियां होने लगी हैं, ये सब नियुक्तियां हो रही हैं ये बैकडोर से, यही तो काम रुके थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना काम नहीं करा तो किसी का भी नहीं करा। इस मामले में वो आदमी इनसे ठीक था। अगर मैं व्यक्तिगत स्तर पर अगर कुछ चीजें देखूं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो वो आदमी कुछ मामलों में इनसे बहुत ठीक था। उसने किसी का काम नहीं करा। तो कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के व्यापक असंतोष था कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे। ठीक है। और भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ते लड़ते जीरो टॉलरेंस वाली सरकार बीजेपी का खुद कांग्रेसीकरण हो चुका है। सबसे बड़ी बात, इन सरकारों का खुद कांग्रेसीकरण हो गया। मलाई चाटने वाले लोग वही हैं, बिल्कुल मलाई चाटने वाले लोग वही हैं। तो इस बात को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा जितने लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं, और अगर जो भी आपके प्रश्न हो तो आप उन सारी बातों को मुझे भेजें सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं उसके आपको बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और मैं नए नए फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप सारी चीज़ों के लिए रोज विश्लेषण करने वाला हूं इन बातों का। मतलब एटलीस्ट बाकी लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लें, मैं एटलीस्ट ये नहीं मानता कि हम सीबीआई जांच से नीचे हम किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरा व्यक्तिगत स्टैंड ये है। भले बच्चे मान जाएं, लेकिन मैं ये मानता हूँ, बच्चे सारे मान जाएं कि नहीं सीबीआई जांच ना हो, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि एक बार स्पष्ट रूप से जांच होकर के इस पूरी गंदगी की सफाई होनी चाहिए। इसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पावर। आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और अगर
आप आज नहीं जागृत होंगे तो ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी बर्बाद होने की पृष्ठभूमि लिखी जा रही है, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि सच में जैसी नीतियां ये लोग बना रहे हैं ना, इनको खुद नहीं पता है। जन नेताओं का दौर भारत में समाप्त हो गया। पहले से नेता लड़ता था, सड़क पर धरना प्रदर्शन विरोध होते थे, जन समर्थन इकट्ठा करता था, तब जाकर के नेता बनता था। तो आदमी अपने दम पर जीता हुआ आदमी 10 15 साल विधायक रहता था, इसलिए बढ़िया काम करता था। आज की डेट में क्या है, व्यक्तिगत योग्यता किसी की नहीं है कि अपने दम पर चुनाव जीत जाए। क्यों? क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की पीठ पर बैठ जाएं और चुनाव जीत जाएं। इसकी वजह से जो जन नेता हैं, जो जन आंदोलन का दौर है, वो भारतीय राजनीति से समाप्त हो चुका है। व्यक्तिवादी राजनीति अधिक हो गई है, व्यक्ति केंद्रित राजनीति अधिक हो गई है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि हम पोस्ट, बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को, कि कुछ लोग हम पोस्ट लिखने से, हर बात पर हर फोटो खिंचाने से मोदी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की जो कार्यशैली होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। तो तुम्हारा, आप लोगों की पॉलिटिक्स का भविष्य क्या है? क्या उत्तराखंड मॉडल बेचोगे देश में? ये मॉडल आपको इवन कहीं और स्टेट में सम्मान तक नहीं मिलेगा। ये स्थिति आप लोगों ने कर दी है। ये मॉडल आप देश में बेचेंगे? मोदी ने तो चलो गुजरात मॉडल उनके सामने रखने को था कि भाई गुजरात में हमने ये काम किया है, कुछ काम किए भी होंगे तभी लोगों ने कंसिडर भी किया। आपके पास कौन सा मॉडल है? ठीक है ना? तो ये सिंपल सीधी बात है, इस बात को आपको समझना होगा। तो मैं स्टूडेंट से अगेन निवेदन करता हूं, आप बॉबी भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने उनसे मेरा आज तक एक बार भी व्यक्तिगत परिचय नहीं है, उनसे ना कभी मेरी बात हुई है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो व्यक्ति एटलीस्ट आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। जो करने के लिए कुछ जा रहा है, उसके लिए हम उसके साथ उसको सहयोग कर पाएँ, ये हमारी आकांक्षा है। बाकी हमको तो न भैया पद चाहिए, हमें नहीं किसी इसमें हमें कुछ चाहिए। हम किसी स्वार्थ की वजह से नहीं बोल रहे, हम केवल बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तो कल फिर कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। अगर कोई आपके पास सुझाव हो तो उसको आप दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बड़ों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। जो मेरे सहपाठी, कलीग्स, सहकर्मी जो भी मुझे देख रहे हों, उन सबको मेरा अभिनंदन। और दूर दूर से गढ़वाल तक भी जो मैं देखना होला उन्होंने भी मैं मना बनू छो। और तो देवभूमि छा गढ़वाल में भी तुम जदू का हो सके वीडियो ते प्रमोट करा, लोगों ते समझावा, लोगों ते बुझावा, तो भी बहुत बड़ी जन चेतना की भूमि छ। तैदी तैते देवभूमि बोंदा छन। तो उन्होंने भी मैं ये अपील कर दूँ छो, गढ़वाल का भी जो युवा मेरे थे जुड़े हुआ छन, तो वो भी अपना क्षेत्र में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करा, प्रसार करा, बतावा, अपना लोगों से समझावा कि क्या क्या सरकार कनी छ, कन के वो तुम उते नुकसानदेह छ। तो सब समझावा, अपना दीदी भूली होते हैं, दाना श्याण होते हैं, सबके समझावा। साभार, नमस्कार, शमन्या, जय हिंद, जय उत्तराखंड।